नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 2024 लोकसभा इलेक्शन के बारे में। अब आप कहेंगे कि इलेक्शन तो हम सुबह से देख देख के थक गए हैं कि अब इसकी सरकार आएगी, इसकी आएगी, उसकी आएगी। अब एक्चुअली किसी को पता है नहीं कि सरकार किसकी बनने वाली एक्चुअल तौर पे देखा जाए तो। अभी उसके बारे में बात करेंगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि यार जब भी ये लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं, इवन ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, तो उनके जो रिजल्ट होते हैं वो विद इन 1 वीक 2 वीक्स मैक्सिमम में आ जाते हैं। लेकिन जब भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिजल्ट होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के SSC का हो या इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को ले लेते हैं, तो मिनिमम 2 से 3 महीने लगा लेते हैं, इवन साल भर तक लगा लेते हैं। और एक बार की बात है कि जब 2019 की बात है, रेलवे की बात है, रेलवे के रिजल्ट को प्रोसेस करने में 5 साल लगा दिए थे उन्होंने। तो ऐसा क्यों होता है? खैर, इसके बारे में किसी और दिन बात करने वाले हैं हम। आज हम जिस चीज के लाए हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, एक सीक्रेट बात है। मैंने एक नया बोर्ड लिया था, तो इसी का इनॉग्रेशन कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज मुझे पता है कि ये सब चीज आपको पता है। थोड़ा सा हम दलबदल कानून के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि भाई सरकार आखिर NDA के लिए इतनी मुश्किल क्यों है, ठीक है। और क्या कांग्रेस अब सरकार बना सकती है, जो इंडिया अलायंस, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, NDA को मिले 291 सीट्स। NDA यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अलायंस की बात। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसको मिले 291 सीट्स। दूसरा है अपना इंडिया अलायंस, जिसको मिले हैं 234 सीट्स, ठीक है। और तीसरा अदर्स मान लीजिए जो 18 सीट मिली है। टोटल होता है 543 सीट्स। और इसका अगर हम 1.2 करते हैं तो 272, जो एक मैजिक नंबर है। बेसिकली जिसको भी 272 सीटें अगर किसी को मिल जाती हैं तो उसकी सरकार बन जाती है फ्लाइंग कलर्स से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई जब NDA को 291 सीट्स मिल ही रही हैं तो ये सवाल ही क्यों कि सरकार कौन बनाएगा। एक्चुअली बात ये है कि अब देखो, अगर हम पर्टिकुलर पार्टी की बात करते हैं तो BJP को मिले 239 सीट्स, TDP को मिले 16 सीट, JDU को 12, ये इसके अलायंस है, ठीक है, NDA के। कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है, सेकंड जो बड़ी पार्टी है, उसको 99 सीट्स मिल गई। समाजवादी पार्टी को 37, TMC को 29, DMC को 22। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ अपने दम पर सरकार बना पाए। इवन बीजेपी के 239 सीट्स हैं और बीजेपी सिर्फ अपने दम पर सरकार बनाने में नाकामयाब है इस बार, ठीक है। तो बीजेपी को बेसिकली जो उसका NDA अलायंस है उसका समर्थन लेना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी, ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि सरकार कोई भी बनाता है, चाहे वो बीजेपी वाला बनाते हैं या फिर कांग्रेस वाले बनाते हैं, तो एक गठबंधन की सरकार ही बननी तय है। अब तो सिर्फ मैटर ये है कि बनाएगा कौन। NDA वाले बनाएंगे, मतलब जीतता कौन है। अब ये जो चुनाव था वो तो लोगों ने वोट किया था। अब यहाँ पे पार्टीज के बीच में जो 1-2 दिन में जो मीटिंग होगी, जो एक खेला जो बाकी है अभी ना, वो भी 2-3 दिन में चलेगा। न्यूज चैनल देखना कैसे कितना खतरनाक तरीके से चलने वाला है अभी काम, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि साफ तौर पर ये क्लियर दिख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी सरकार नहीं बना सकती है विदाउट गठबंधन के। अब देखो, NDA को तोड़ने की बात यह है कि NDA में जो 2 पार्टी हैं, नोटोरियस पार्टी कह रहा हूं मैं, TDP और JDU। TDP तेलुगु देशम पार्टी है, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है आंध्र प्रदेश में, और वो भी अपने आप में थोड़ा सा एक बदनाम पार्टी है। किसी भी अलायंस में घुस जाती है, कोई पता नहीं है इसका, जहां से बड़ी ऑफर मिल जाए, ठीक है। दूसरी पार्टी है JDU, जो कि नीतीश बाबू की पार्टी है। इसके बारे में तो आपको पता ही है, बच्चा जानता है। अभी जनवरी में दोबारा उन्होंने NDA को ज्वाइन किया है, और इससे पहले ये जो महागठबंधन था कांग्रेस का, उसमें शामिल थे। और ये इनका तो चलता रहता है बेसिकली। इनमें तो एक बेसिकली फिट बैठते हैं। वो एक 60-70 के आसपास में जब एक आयाराम गयाराम की एक कहानी फेमस हुई थी, उस टाइम पे कोई MLA थे शायद हरियाणा के, तो उन्होंने 9 घंटों में 3 बार पार्टी चेंज कर दी। एक दिन में आई थिंक 10 बार पार्टी चेंज कर दी एक दिन में, सोच सकते हो। तो इनका भी जो नीतीश बाबू, इनका भी कोई भरोसा है नहीं। इनका इन दोनों में से किसी को भी अगर एक कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस है वो अच्छा ऑफर दे देती है, तो बहुत ऐसी संकोच करने वाली बात नहीं है कि ये सारे के सारे इंडिया गठबंधन में चले जाए। तो ये इसमें बहुत बड़ा एक पेच है।
तो बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं इनके ऊपर कि नीतीश बाबू जो है इस बार सबसे ज़्यादा सिकंदर तो वही बेसिकली, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। और दूसरी बात जो इसमें एक अभी कि इसमें दल बदल कानून की बात कहाँ से आ गई एक्चुअली, ये क्या है, मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा। देखो कुछ इसमें ये है कि पहली बात तो कि जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ होता है ना, वो मेंबर्स के लिए होता है, किसी पार्टी के लिए नहीं होता है। तो ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। तो यहाँ पे अगर अब जो भी टीडीपी है, ये जेडीयू पार्टी है, और डेफिनेटली जब ये अगर इसमें शिफ्ट होती है तो पूरी की पूरी पार्टी शिफ्ट ही होगी। कोई एक दो मेंबर नहीं आएंगे, एक दो मेंबर से उनका कोई फायदा होने वाला भी नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी आएंगी। अब क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे नहीं लगता है जहाँ पे किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स या उससे ज़्यादा मेंबर अगर दूसरी पार्टी फॉर्म कर लेते हैं या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता है। मान के चलो किसी पार्टी में, मान के चलो जेडीयू है, यहाँ पे 12 सदस्य इनके हैं, 12 में से अगर 8 सदस्य भी अगर चले जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ एक दो सीटें, एक दो मेंबर अगर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे दल बदल कानून लग जाएगा। समझ रहे हो। और जनरली क्या होता है कि सदस्य जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो किसी पार्टी के सदस्य हो, किसी पर्टिकुलर पार्टी का सदस्य मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बीजेपी का कोई सदस्य हो गया जो निर्वाचित सदस्य है, जो जीता हुआ सदस्य है, ठीक है। ये कानून जो है जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन पे ही लगता है। तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का हो सकता है, या फिर निर्दलीय हो सकता है, या फिर मनोनीत हो सकता है। अब जो किसी पार्टी का होता है तो उस पर तो डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। निर्दलीय पे भी लगेगा, अगर वो पार्टी अगर वो चेंज करने की कोशिश करता है, दूसरे पार्टी में जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। मनोनीत जो सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अगर वो विदिन 6 मंथ अगर पार्टी चेंज करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो एक्सेप्शन होता है, इसमें एक्सेप्शन है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर और लोकसभा के या फिर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उन पे एंटी डिफेक्शन जो लॉ होता है वो काम नहीं करता है। दूसरी बात है कि जो पार्टी से जिनको निष्कासित किया गया है वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, ठीक है। तीसरी बात आपको बता चुका हूँ कि किसी पार्टी के अगर 2.3 मेंबर्स दूसरी पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, या फिर अलग से 2/3 सदस्य अगर चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, तो वहां पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। ये जो धारणा है एंटी डिफेक्शन लॉ की धारणा, ये आई थी हमारे संविधान में आई थिंक 1985 के आसपास आई थी, राजीव गांधी के टाइम पे। उस टाइम पे कहानी क्या थी कि राजीव गांधी नए उस टाइम पे सरकार उनकी आई थी, लगभग 412 सीट्स उनकी उस टाइम पे आई थी। तो उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरे मेंबर्स जो जीते हुए वो दूसरी पार्टी में न चला जाए। तो वहाँ पे आई थिंक 52nd इन्होंने अमेंडमेंट किया था, 52वां संविधान संशोधन उस टाइम पे, और ये 10th शेड्यूल में है हमारे संविधान में, ठीक है। तो उस टाइम पे ये दल बदल का जो कानून है उस टाइम पे हमारे संविधान में शामिल हुआ था। ये तो होगी यहाँ तक की बात है। अब थोड़ा सा भारी बात कर लेते हैं। बीजेपी को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो कहाँ पे हुआ पता आपको? डेफिनेटली सबको पता है, यूपी में हुआ है। क्योंकि एक कहावत भी कि जिसने यूपी जीत लिया तो उसने समझ लो सरकार बना ली है। यानी कि दिल्ली का जो रास्ता है, दिल्ली की जो गद्दी का रास्ता है, राष्ट्रपति भवन का जो प्रधानमंत्री आवास का जो रास्ता है, वो यूपी से होके जाता है। अगर यूपी जिसने जीत लिया तो डेफिनेटली वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। इस बार जो है बीजेपी को शायद वहां से सिर्फ 37 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि पिछली बार 65 से 70 सीटें मिली थी। तो बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान यूपी में हुआ है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर, जो उड़ीसा में हो गया, वहाँ पे बहुत सारी सीट्स जीत के आई है। कहीं कहीं उनका खाता भी खुला है, ऐसा नहीं कि खाता नहीं खुला, बहुत जहाँ पे वो आज तक उनकी एक सीटें नहीं थी वहाँ पे उनकी सीट्स भी आई हैं, ठीक है। दिल्ली की कहानी बहुत ही निराली है एक्चुअली। जब भी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी को ही वो 90-95% से जिता देते हैं, बिल्कुल फ्लैंक कलर से। लेकिन जब भी यहाँ पे लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो देखा जाता है कि यहाँ पे बीजेपी ही जीतती है मैक्सिमम टाइम पे, पता नहीं क्या है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 5 की 5 सीटों पे बीजेपी ही जीती है, ठीक है। और इस बार लेकिन कांग्रेस की जो है, कांग्रेस की दाद देनी पड़ेगी। कांग्रेस की 99 सीटें इस बार आई हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ कि सरकार किसकी बनेगी, तो अभी मैं प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी मैं स्पीच सुन रहा था,
उसकी बाद में राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको भी मैंने सुना, तो एक किसी रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि भाई आप अपोजिशन में रहना पसंद करोगे या फिर सरकार फॉर्म करने की कोशिश करोगे आप, ऑल्दो यू हैव लेस नंबर्स, 234 नंबर बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक अलायंस है, तो हम कल हमारी मीटिंग होनी है, तो वहां पे हम बातचीत करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। तो डेफिनेटली दे विल ट्राई कि इनको जो महाशय हैं नायडू साहब और अपने नीतीश कुमार साहब, इनको कुछ बढ़िया सा ऑफर दिया जाए। कुछ लोग तो यहाँ तक मैंने ट्वीट्स पढ़े कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री की गद्दी दे दी जाए, तो डेफिनेटली वो मान जाएंगे, पर मुश्किल लगता है कि प्रधानमंत्री शायद वो ना ही बनाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब नहीं मुश्किल है, क्योंकि भाई अलायंस, इनका भी एक अलायंस, कोई पार्टी नहीं है इंडिया अलायंस, इंडिया में पता नहीं 20 पार्टी हैं, ऐसे तो सबको फिर हो गया, मतलब एक जो भी उनका ऑफर होगा क्या है देखते हैं क्या होगा। बट ये जो खेल होने वाला है पिछले अगले 1-2 दिन 2-4 दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, राजनीति में इतनी उथल पुथल होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देखना न्यूज चैनल्स, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थोड़ा सा मैं बाकी तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। एंड इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।